समुद्रों की इस दुनिया में एक समय ऐसा था जब किसी राजा से ज्यादा खौफ समुद्री डाकुओं का था। हर तरफ लूट, लड़ाइयाँ और खजाने की तलाश चलती रहती थी, लेकिन इन सभी समुद्री डाकुओं की मंजिल एक ही थी, वन पीस। ये वही खजाना था जिसे दुनिया के सबसे महान समुद्री डाकू गोल्डी रोजर ने कहीं ग्रैंड लाइन में छिपाया था। कहानी की शुरुआत 22 साल पहले होती है। नेवी रोजर को पकड़ चुकी थी और उसे सबके सामने फांसी देने वाली थी। उसकी मौत देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग जमा हुए थे। आखिरी समय में जब उससे उसके खजाने के बारे में पूछा गया तो रोजर ने मुस्कुराते हुए बता दिया कि उसका सब कुछ ग्रैंड लाइन में मौजूद है। जिसे चाहिए वह खुद समुद्र में जाकर उसे ढूंढ सकता है। रोजर को उसी समय फांसी दे दी जाती है, लेकिन उसके आखिरी शब्द पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाते हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर जहाजों पर सवार हो जाते हैं और यहीं से ग्रेट पायरेट एरा शुरू होता है। कई साल बाद मंकी डी लूफी नाम का एक लड़का अकेले छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकलता है। उसका सपना वन पीस ढूंढकर दुनिया का अगला पायरेट किंग बनना है। उसके पास न बड़ा जहाज है, न कोई दल और न समुद्र का ज्यादा अनुभव। फिर भी उसे पूरा भरोसा है कि वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। सफर शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसकी नाव पानी से भरने लगती है। परेशानी यह है कि लूफी तैर नहीं सकता। नाव डूबने से पहले वह एक लकड़ी के बैरल में घुस जाता है और खुद को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ देता है। कुछ समय बाद कैप्टन अल्विडा का समुद्री डाकू दल एक यात्री जहाज पर हमला कर देता है। उसके आदमी जहाज का सारा कीमती सामान लूटने लगते हैं। उसी दौरान समुद्र से मिला लूफी का बैरल भी उनके जहाज पर पहुंच जाता है। अल्विडा के दल में कोबी नाम का एक डरा हुआ लड़का काम करता है। वह अपनी मर्जी से समुद्री डाकू नहीं बना था। कई साल पहले वह गलती से अल्विडा के जहाज पर चढ़ गया था और तब से डर की वजह से उसके लिए काम कर रहा था। रात में कोबी स्टोर रूम में सामान रख रहा होता है, तभी उसे एक बैरल के अंदर से आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए ढक्कन खोलता है और लूफी अचानक बाहर निकल आता है। कई दिनों से भूखा लूफी सबसे पहले खाने के बारे में पूछता है। कोबी उसे समझाता है कि यह अल्विडा का जहाज है और अगर किसी ने उसे देख लिया तो दोनों मारे जाएंगे, मगर लूफी उसकी चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह आराम से खाना खाते हुए बताता है कि वह पायरेट किंग बनने जा रहा है। इसके लिए उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा, एक अच्छा जहाज और भरोसेमंद साथियों की जरूरत है। कोबी को उसकी बात सही लगती है और दोनों चुपचाप जहाज से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में आवाज होने से अल्विडा और उसके आदमी जाग जाते हैं। अल्विडा को लगता है कि कोबी ने उसके साथ गद्दारी की है। वह उसे सबके सामने मारने लगती है और पूछती है कि समुद्र की सबसे खूबसूरत और ताकतवर औरत कौन है। हर बार डरकर उसकी तारीफ करने वाला कोबी इस बार हिम्मत जुटाकर सच बोल देता है। वह कहता है कि अल्विडा एक घटिया समुद्री डाकू है और वह अब उसका गुलाम बनकर नहीं रहेगा। गुस्से में अल्विडा अपना भारी लोहे का हथियार उठाकर उस पर हमला करती है, लेकिन वार पड़ने से पहले लूफी बीच में आ जाता है। उसके आदमी चारों तरफ से लूफी पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक उस पर गोली चला देता है, मगर गोली उसके शरीर में धंसने के बजाय रबर की तरह वापस उछल जाती है। अब सबको समझ आता है कि लूफी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अपने हाथ पैर लंबा करके एक साथ कई आदमियों को गिरा देता है। अल्विडा पूरी ताकत से उसे कुचलने की कोशिश करती है, मगर लूफी उसके हमले से बचकर ऐसा मुक्का मारता है कि वह जहाज से बाहर जा गिरती है। अल्विडा के हारते ही लूफी और कोबी एक छोटी नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कोबी उसके रबर जैसे शरीर के बारे में पूछता है। लूफी बताता है कि बचपन में उसने गलती से एक डेविल फ्रूट खा लिया था। उसी फल ने उसके शरीर को रबर जैसा बना दिया, लेकिन इसके बदले वह हमेशा के लिए तैरने की ताकत खो बैठा। बचपन में लूफी के गांव में रेड हेयर पायरेट्स के कप्तान शैंक्स और उसके साथी आया करते थे। लूफी उनकी समुद्री यात्राओं की कहानियां सुनकर बहुत प्रभावित था। वह हर दिन शैंक्स से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता, लेकिन शैंक्स उसे छोटा बच्चा मानकर मना कर देता था। खुद को बहादुर साबित करने के लिए लूफी ने अपनी आंख के नीचे चाकू से निशान तक बना लिया था। इसके बावजूद शैंक्स ने उसे जहाज पर जगह नहीं दी। एक दिन लूफी को उनके सामान में रखा अजीब फल दिखाई दिया और उसने बिना पूछे उसे खा लिया। बाद में शैंक्स को पता चला कि वह डेविल फ्रूट था। अपनी कहानी सुनाने के बाद लूफी कोबी को नजदीकी नेवी बेस शेल्स टाउन ले जाने का फैसला करता है। कोबी वहां नेवी में भर्ती होने की कोशिश करेगा, जबकि लूफी का इरादा बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने का है। उसी समय मशहूर पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो एक अपराधी को पकड़कर शेल्स टाउन पहुंचता है। शहर के रेस्टोरेंट में एक छोटी लड़की उसके लिए अपने हाथों से बनाए हुए ओनिगिरी लेकर आती है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बिगड़ा हुआ बेटा
हेलमेप्पो सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। हेलमेप्पो जानबूझकर लड़की का खाना जमीन पर गिराकर कुचल देता है। जोरो गुस्से में होने के बावजूद लड़की को सुरक्षित रखने के लिए खुद को शांत रखता है। वह जमीन पर पड़ा खाना उठाकर खाता है और उससे कहता है कि यह बहुत स्वादिष्ट था। हेलमेप्पो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जोरो बिना तलवार निकाले उसे और उसके साथ आए सैनिकों को आसानी से हरा देता है। इसी हंगामे के बीच नामी नाम की एक चालाक चोर लड़की नेवी की वर्दी चुरा लेती है। उसका मकसद भी बेस के अंदर रखा ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल करना है। जोरो अपने पकड़े हुए अपराधी को कैप्टन मॉर्गन के सामने ले जाता है ताकि इनाम ले सके। मॉर्गन पैसे देने के लिए तैयार होता है, मगर हेलमेप्पो सैनिकों पर हुए हमले की शिकायत कर देता है। मॉर्गन फैसला करता है कि जोरो को 7 दिन तक बेस के आंगन में बांध कर रखा जाएगा। सजा पूरी करने के बाद ही उसे इनाम मिलेगा। जोरो मजबूरी में यह शर्त मान लेता है। उधर लूफी और कोबी भी शेल्स टाउन पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में जानने के बाद लूफी आंगन में बंधे जोरो से मिलने जाता है। उसकी ताकत और हिम्मत देखकर वह तुरंत उसे अपने दल में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। जोरो साफ मना कर देता है। वह बताता है कि पूरी जिंदगी समुद्री डाकुओं का शिकार करता आया है, इसलिए किसी पायरेट का साथी नहीं बनेगा। लूफी उसकी बात सुन लेता है, मगर उसके मन में पहले ही तय हो चुका था कि जोरो उसकी टीम के लिए सही इंसान है। दूसरी तरफ नामी नेवी की वर्दी पहनकर बेस में घुस जाती है। नक्शे की तलाश करते हुए उसकी मुलाकात लूफी से होती है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य एक है। नामी कैप्टन मॉर्गन के सामने खुद को नेवी सैनिक बताती है और लूफी को पकड़ा हुआ समुद्री डाकू दिखाकर अंदर ले जाती है। मौका मिलते ही दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि नक्शा एक भारी लोहे की तिजोरी में बंद है। ताला खोलने का समय नहीं था, इसलिए लूफी पूरी तिजोरी कंधे पर उठाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। मॉर्गन को चोरी की खबर मिलते ही वह अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। लूफी जोरो की रस्सियां खोल देता है। आजाद होते ही जोरो सीधे हेलमेप्पो के कमरे में पहुंचता है और अपनी तीनों तलवारें वापस ले लेता है। हेलमेप्पो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जोरो उसकी जान लेने के बजाय तलवार से उसके बाल खराब करके इतना डरा देता है कि वह वहीं खड़ा रह जाता है। बाहर नामी अपनी लाठी से सैनिकों को रोक रही थी और लूफी अपनी रबर वाली ताकत से रास्ता साफ कर रहा था। जोरो अपनी तलवारों के साथ वहां पहुंचता है। लूफी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह कर्ज चुकाने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाता है। नामी, जोरो और लूफी पहली बार एक साथ लड़ते हैं। अंत में कैप्टन मॉर्गन खुद अपने कुल्हाड़ी वाले हाथ से उन पर हमला करता है। जोरो उसकी चाल रोकता है और लूफी अपनी रबर वाली टांग से जोरदार किक मारकर उसे गिरा देता है। मॉर्गन के हारते ही बेस के कई सैनिक राहत महसूस करते हैं, क्योंकि वे भी उसके अत्याचारों से परेशान थे। नामी एक छोटी नाव तैयार रखती है। तीनों तिजोरी लेकर वहां से निकलने लगते हैं, मगर हेलमेप्पो बंदूक उठाकर उन्हें रोकता है। गोली चलने से पहले कोबी उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। अब कोबी के पास 2 रास्ते हैं। वह लूफी के साथ समुद्र में जा सकता था या वहीं रुककर अपने सपने के लिए कोशिश कर सकता था। वह नेवी में भर्ती होने का फैसला करता है। लूफी उसका निर्णय स्वीकार करता है और दोनों अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लूफी, जोरो और नामी छोटी नाव में शेल्स टाउन से दूर निकल जाते हैं। उसी दौरान वाइस एडमिरल गार्प बेस पर पहुंचता है। उसे खबर मिलती है कि स्ट्रॉ हैट पहने एक लड़का ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर भाग गया है। दूसरी तरफ दी क्लाउन तक भी यही खबर पहुंच जाती है और वह नक्शा हासिल करने के लिए अपने आदमियों को तैयार कर देता है। रात में नाव पर नामी कई कोशिशों के बाद तिजोरी खोल लेती है। अंदर ग्रैंड लाइन का नक्शा मिलता है, लेकिन तीनों उसे ठीक से देख भी नहीं पाते कि नाव में लाल रंग का धुआं फैलने लगता है। कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें भारी होने लगती हैं। लूफी समझ जाता है कि कोई नक्शा चुराने आया है। बेहोश होने से पहले वह पूरा नक्शा निगल जाता है। इसके बाद लूफी, नामी और जोरो वहीं गिर पड़ते हैं। होश आने पर तीनों खुद को एक बड़े लकड़ी के डिब्बे में बंद पाते हैं। डिब्बा खुलते ही वे एक अजीब सर्कस के बीच पहुंच जाते हैं। सामने बैठे लोग दर्शक नहीं, बल्कि ऑरेंज टाउन के गांव वाले हैं, जिन्हें जबरदस्ती वहां कैद करके रखा गया है। सर्कस का मालिक बग्घीद क्लाउन है। वह काफी समय से ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रहा था और उसे पता है कि नक्शा इन्हीं लोगों के पास है। बग्घी लूफी की स्ट्रॉ हैट देखते ही उसे पहचान जाता है। ये वही टोपी थी जो कभी शैंक्स के पास हुआ करती थी। बग्घी और शैंक्स बचपन में एक ही समुद्री डाकू दल का हिस्सा रह चुके थे। बग्घी आज भी मानता है कि उसकी जिंदगी खराब होने के पीछे शैंक्स का हाथ है। इसी वजह से लूफी की टोपी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जोरो और नामी को अलग अलग कैद कर देता है। लूफी को सर्कस के बीच बांधकर उसका शरीर खींचा जाता है, लेकिन वह नक्शे का ठिकाना नहीं बताता। बग्घी एक बच्चे को सामने लाकर धमकी देता है कि अगर लूफी ने सच नहीं बताया
तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे को खतरे में देखकर लूफी अपनी रस्सियां तोड़ देता है और सीधे बग्घी पर हमला करता है। उसका मुक्का बग्घी के शरीर को अलग कर देता है, मगर उसे कोई चोट नहीं लगती। बग्घी ने भी डेविल फ्रूट खाया हुआ है। वह अपने शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता है और हर हिस्से को अपनी मर्जी से हवा में चला सकता है। उसके हाथ, पैर और सिर अलग अलग दिशाओं से लूफी पर हमला करते हैं। लूफी उसकी ताकत समझने की कोशिश करता है, मगर बग्घी दोबारा लाल धुएं का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। इस बार वह लूफी को एक बड़े कांच के टैंक में डाल देता है, जिसमें धीरे धीरे समुद्र का पानी भरा जा रहा है। डेविल फ्रूट खाने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी समुद्र का पानी है। पानी छूते ही लूफी की ताकत खत्म होने लगती है। बग्घी उससे आखिरी बार नक्शा मांगता है, मगर लूफी जान की परवाह किए बिना चुप रहता है। पानी ऊपर चढ़ते ही लूफी को बचपन की बाकी घटना याद आने लगती है। एक डाकू सरदार ने शैंक्स का अपमान किया था। लूफी ने गुस्से में उस आदमी को चुनौती दे दी, जिसके बाद वह उसे पकड़कर समुद्र के पास ले गया। उसी दौरान पानी से एक विशाल राक्षस निकलता है। वह डाकू को निगलने के बाद लूफी की तरफ बढ़ता है। पानी में गिरते ही लूफी अपनी सारी ताकत खो चुका था और खुद को बचा नहीं सकता था। आखिरी समय में शैंक्स वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है, मगर इस हमले में उसका बायां हाथ चला जाता है। इतनी बड़ी चोट के बाद भी वह लूफी को दोष नहीं देता। कुछ समय बाद गांव छोड़ते समय शैंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट उसे देता है और कहता है कि जब वह एक महान समुद्री डाकू बन जाए तब यह टोपी उसे वापस करे। वर्तमान में बग्घी का तलवारबाज साथी कबाजी जोरो से पूछताछ कर रहा होता है। वह जोरो को हराकर अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन जोरो घायल होने के बावजूद उसे बातों में उलझाकर समय निकालता है। उधर नामी अपने पिंजरे का ताला खोल लेती है। वह पीछे से हमला करके कबाजी को हटाती है और जोरो को भी आजाद कर देती है। दोनों लूफी तक पहुंचते हैं और कांच का टैंक तोड़ देते हैं। पानी बाहर निकलते ही लूफी की ताकत लौटने लगती है। खांसी के साथ वह अपने मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा बाहर निकाल देता है। बग्घी तुरंत उसे पकड़ लेता है और अपने शरीर के सारे हिस्से हवा में फैलाकर तीनों पर हमला शुरू कर देता है। जोरो उसके उड़ते हुए हाथ पैरों पर तलवार चलाता है, लेकिन कटने के बाद भी वे वापस जुड़ जाते हैं। नामी भी अपनी लाठी से उसके हिस्सों को रोकती है, मगर सीधी लड़ाई में उसे हराना मुश्किल था। तभी लूफी समझ जाता है कि बग्घी के शरीर के हिस्से वापस उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो वह खुद को जोड़ नहीं पाएगा। वह नामी और जोरो से उन हिस्सों को पकड़कर अलग अलग बक्सों में बंद करने के लिए कहता है। नामी तेजी से छोटे हिस्से उठाकर डिब्बों में डालने लगती है और जोरो अपनी तलवारों से उनका रास्ता बदलता है। कुछ ही देर में बग्घी के हाथ, पैर और धड़ अलग अलग बक्सों में बंद हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ उसका सिर और शरीर का छोटा हिस्सा बाहर बचता है। लूफी उसे पकड़कर एक जोरदार वार के साथ सर्कस से बहुत दूर फेंक देता है। बग्घी के हारते ही गांव वाले आजाद हो जाते हैं। नामी नक्शा वापस ले लेती है और तीनों आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब उन्हें ग्रैंड लाइन तक पहुंचने के लिए एक मजबूत जहाज चाहिए था। छोटी नाव लंबे सफर के लायक नहीं थी। लूफी को लगने लगा था कि नामी और जोरो अब उसके दल का हिस्सा हैं, मगर दोनों अभी भी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर गार्प, कोबी और हेलमेप्पो को अपने साथ लेकर उनकी कठोर ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। वह लूफी की तलाश में समुद्र पर निकल चुका था। उधर बग्घी किसी तरह अपने शरीर के बिखरे हिस्से फिर जोड़ता है, लेकिन पूरी तरह संभलने से पहले फिशमैन समुद्री डाकू उसे पकड़ लेते हैं। उसे उनके सरदार आर्लोंग के सामने लाया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बग्घी सौदा करता है कि वह आर्लोंग को स्ट्रॉ हैट तक पहुंचा सकता है। आर्लोंग उसकी बात मान लेता है और लूफी की तलाश शुरू कर देता है। लूफी, जोरो और नामी आगे बढ़ते हुए सिरप विलेज पहुंचते हैं। इस गांव में उसोप नाम का एक लड़का हर सुबह गलियों में दौड़कर चिल्लाता है कि समुद्री डाकू आ गए हैं। गांव वाले जानते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसोप को बड़ी बड़ी कहानियां बनाने की आदत है। वह खुद को बहादुर समुद्री योद्धा बताता है, जबकि उसने कभी गांव से बाहर यात्रा तक नहीं की। फिर भी समुद्र देखने और एक दिन अपने पिता की तरह महान योद्धा बनने का उसका सपना सच है। बंदरगाह पर लूफी को एक खूबसूरत जहाज दिखाई देता है, जिसके आगे भेड़ जैसा सिर बना हुआ है। उसे देखते ही वह तय कर लेता है कि ग्रैंड लाइन पर वह इसी जहाज से जाएगा। वहीं उसकी मुलाकात उसोप से होती है। उसोप दावा करता है कि बंदरगाह के सभी जहाज उसी के हैं, लेकिन नामी तुरंत उसका झूठ पकड़ लेती है। असल में वह यहाँ छोटे मोटे काम करता है। वह बताता है कि भेड़ वाले जहाज का मालिकाना हक गांव की सबसे अमीर लड़की काया के परिवार के पास है। लूफी उससे काया तक ले जाने के लिए कहता है। चारों एक बड़ी हवेली में पहुंचते हैं, जहां काया का बटलर क्लाहाडोर उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वह बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहता, मगर काया उसोप को पहचान लेती है और सभी को अपने जन्मदिन के डिनर पर रुकने का न्योता देती है। काया के माता पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके बाद से वह लगातार बीमार रहती है। क्लाहाडोर उसकी दवाइयों, खाने और पूरी संपत्ति का ध्यान रखता है, इसलिए
काया उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसोप अक्सर गुप्त रास्ते से काया के कमरे में पहुंचकर उसे समुद्री यात्राओं की झूठी कहानियां सुनाता है। काया जानती है कि उसकी बहुत सी बातें सच नहीं हैं, फिर भी उन कहानियों से उसका अकेलापन कम होता है। बात करते समय काया को तेज खांसी आने लगती है। क्लाहाडोर की तरफ से भेजी गई खास चाय पीने के बाद वह कुछ संभल जाती है। उसकी बीमारी को 3 साल हो चुके थे, मगर कोई डॉक्टर असली वजह नहीं समझ पाया था। डिनर के समय लूफी सीधे काया से उसका जहाज मांग लेता है। वह बताता है कि उसे ग्रैंड लाइन जाना है और इसके लिए एक मजबूत जहाज चाहिए। क्लाहाडोर उसकी मांग को बेहुदा बताकर मना कर देता है। वही नामी की मुलाकात काया के परिवार के वकील और पुराने भरोसेमंद कर्मचारी मेरी से होती है। मेरी बताता है कि काया अब 18 साल की होने वाली है। इसके बाद परिवार की पूरी संपत्ति और शिपयार्ड कानूनी रूप से उसी के अधिकार में आ जाएगा। कुछ दस्तावेज तैयार किए गए हैं जिन पर अगले दिन काया के हस्ताक्षर होने हैं। मेरी उन कागजों को लेकर चिंतित दिखाई देता है। वह काया से अकेले में कुछ कहना चाहता है, मगर क्लाहाडोर हर बार बीच में आकर उसे रोक देता है। काया के लिए खास नीले रंग का सूप परोसा जाता है। कुछ चम्मच पीते ही उसकी खांसी बढ़ जाती है और उसे डिनर छोड़कर अपने कमरे में जाना पड़ता है। जाने से पहले वह सभी को रात हवेली में रुकने की अनुमति दे देती है। रात गहरी होने के बाद मेरी क्लाहाडोर से दस्तावेजों के बारे में सवाल करता है। उसे शक है कि काया से धोखे से संपत्ति ट्रांसफर करवाई जा रही है। क्लाहाडोर अब अपना असली चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं समझता और पीछे से मेरी पर हमला कर देता है। वह मेरी को तहखाने में छोड़ देता है। उसका मकसद अगले दिन काया से शिपयार्ड अपने नाम करवाना और उसके बाद उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। दूसरी ओर उसोप जोरो को हवेली के तहखाने में रखी शराब दिखाने ले जाता है। वहां उन्हें घायल मेरी दिखाई देता है। वे उसकी मदद करने बढ़ते हैं, तभी क्लाहाडोर अपने साथियों शैम और बुच्ची के साथ सामने आता है। यही उसकी असली पहचान खुलती है। क्लाहाडोर कोई वफादार बटलर नहीं, बल्कि ब्लैक कैट पायरेट्स का पुराना कप्तान कुरो है। दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, जोरो अपनी तलवारें निकालता है, मगर शैम पीछे से बोतल मारकर उसे घायल कर देती है। जोरो संभल पाता उससे पहले बुच्ची उसे हवेली के पीछे बने गहरे कुएं में फेंक देता है। उसोप किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वह मदद लेने के लिए गांव की तरफ दौड़ता है और लोगों से कहता है कि समुद्री डाकू सच में आ गए हैं, लेकिन वह कई सालों से यही झूठ बोलता आया था, इसलिए इस बार कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। भागते हुए उसकी मुलाकात कोबी और हेलमेप्पो से होती है। गार्प ने दोनों को लूफी की तलाश में इस द्वीप पर भेजा था। उसोप उन्हें बताता है कि क्लाहाडोर असल में कैप्टन कुरो है और वह काया को मारने वाला है। बिना सबूत के कोबी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन उसोप की हालत देखकर उसे शक जरूर होता है। दोनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। रसोई में नामी लूफी को बेहोश पड़ा देखती है। कुरो अपने साथियों से कहता है कि सूप में जहर था और वह काया के लिए बनाया गया था। लूफी ने पूरा बर्तन पी लिया है, इसलिए उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। नामी छिपकर उनकी सारी बात सुन लेती है। कोबी और हेलमेप्पो हवेली पहुंचते हैं। कुरो उनके सामने फिर से शांत और वफादार बटलर बन जाता है। वे लूफी के बारे में पूछते हैं तो वह बेहोश पड़े लूफी को उनके हवाले कर देता है। उसे लगता है कि नेवी उसे यहाँ से ले जाएगी और उसकी योजना की एक परेशानी कम हो जाएगी। नामी मौका मिलते ही शैम पर हमला करके वहां से निकलती है। उसोप काया तक पहुंचकर कुरो की सच्चाई बताता है। शुरुआत में काया उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि जिस इंसान ने 3 साल तक उसकी देखभाल की उसी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। नामी वहां पहुंचकर बताती है कि उसकी बीमारी असली बीमारी नहीं, बल्कि लगातार दिए जा रहे जहर का असर है। अब काया को अपनी चाय, दवा और हर बार बढ़ती खांसी की वजह समझ आ जाती है। काया, नामी और उसोप हवेली के गुप्त रास्तों से भागने की कोशिश करते हैं। कुरो को उनके भागने का पता चल जाता है। वह पूरे घर के दरवाजे बंद करवा देता है और अपने लंबे नुकीले पंजों के साथ उनका पीछा करने लगता है। उधर नेवी के जहाज पर ले जाए जा रहे लूफी को उल्टी होती है और जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। होश में आते ही वह वापस हवेली जाने की कोशिश करता है। कोबी अब समझ चुका था कि उसोप सच बोल रहा है, इसलिए वह लूफी को रोकने के बजाय जाने देता है। हवेली के अंदर काया, नामी और उसोप उसके माता पिता के पुराने कमरे में छिप जाते हैं। बाहर कुरो धीरे धीरे कमरे का सामान काटता हुआ उनके करीब पहुंच रहा था। तीनों जानते हैं कि ज्यादा देर तक छिपना संभव नहीं। हवेली के पीछे कुएं में पड़ा जोरो धीरे धीरे होश में आता है। बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे अपने बचपन की दोस्त क्वीना याद आती है। बचपन में जोरो एक तलवारबाजी स्कूल में प्रशिक्षण लेता था। वह बाकी सभी बच्चों को हरा देता था, लेकिन क्वीना से कभी जीत नहीं पाया। दोनों के बीच बार बार मुकाबला होता और हर बार क्वीना उसे हरा देती। एक रात दोनों ने वादा किया कि जब भी जोरो जीतेगा तो वो उसे मारेगा। क्वीना ने वादा किया, लेकिन जोरो हार गया। दोनों के बीच बार बार मुकाबला होता और हर बार क्वीना उसे हरा देती। एक रात दोनों ने वादा किया कि जब भी जोरो जीतेगा तो वो उसे मारेगा। क्वीना ने वादा किया, लेकिन जोरो हार गया। दोनों के बीच बार बार मुकाबला होता और हर बार क्वीना उसे हरा देती। एक रात दोनों ने वादा किया कि
कि उनमें से कोई एक दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनेगा। अगले ही दिन कुइना की दुर्घटना में मौत हो गई। जोरो ने उसके पिता से उसकी तलवार वाडो इचिमोंजी मांगी और फैसला किया कि वह दोनों का सपना अकेले पूरा करेगा। वर्तमान में यही वादा उसे हार मानने से रोकता है। घायल होने के बावजूद वह कुएं की दीवारों पर चढ़ता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। उधर कुरो उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है जहां काया, नामी और उसोप छिपे हैं। जैसे ही वह काया पर हमला करने वाला होता है, लूफी हवेली में पहुंचकर उसका वार रोक लेता है। जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, फिर भी वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जोरो का सामना शैम और बुच्ची से होता है। दोनों पहले उसे घायल करके कुएं में फेंक चुके थे और अब उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हवेली के संकरे रास्तों में जोरो को अपनी तीनों तलवारें चलाने की जगह नहीं मिलती। शैम तेजी से उसके आसपास घूमती है और बुच्ची ताकत से हमला करता है। जोरो लड़ते हुए उन्हें एक खुले हिस्से की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी तीनों तलवारों का पूरा इस्तेमाल करता है। सही मौका मिलते ही वह दोनों के हमले रोककर उन्हें हरा देता है। उधर लूफी और कुरो की लड़ाई पूरी हवेली में फैल जाती है। कुरो अपनी तेज रफ्तार और नुकीले पंजों से लगातार वार करता है। लूफी उसकी चाल ठीक से देख नहीं पाता और कई बार घायल हो जाता है। कुरो कहता है कि समुद्री डाकू बनना आजादी नहीं बल्कि लगातार भागते रहने की सजा है। वह इसी जिंदगी से थक कर काया की संपत्ति चुराना चाहता था ताकि बाकी जीवन आराम से गुजार सके। लूफी कहता है कि उसे किसी से छिपकर नहीं जीना, वह खुले समुद्र में जाएगा और पायरेट किंग बनेगा। कुरो बार बार गायब होकर अलग दिशाओं से हमला करता है। उसका पीछा करना बेकार था, इसलिए लूफी वहीं खड़ा होकर सही समय का इंतजार करने लगता है। जैसे ही कुरो सामने से पंजे चलाता है, लूफी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। कुरो छूटने की कोशिश करता है मगर लूफी अपने रबर वाले शरीर का इस्तेमाल करके उसे जोरदार टक्कर मारता है। कुरो हवेली के बाहर जा गिरता है। सालों से बनाया हुआ उसका झूठ और काया की संपत्ति चुराने की योजना वहीं खत्म हो जाती है। शैम और बुच्ची पहले ही हार चुके थे, इसलिए ब्लैक कैट पायरेट्स का खतरा समाप्त हो जाता है। काया सुरक्षित बच जाती है, लेकिन मेरी को नहीं बचाया जा सकता। कुरो ने अपनी योजना छिपाने के लिए उसे मार दिया था। काया को अब धीरे धीरे अपने शरीर से जहर का असर खत्म करना होगा, मगर पहली बार उसे अपनी बीमारी की असली वजह पता चल चुकी थी। लूफी और उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी। उनका एहसान चुकाने के लिए काया उन्हें वही जहाज देने का फैसला करती है जिसे लूफी ने बंदरगाह पर देखते ही पसंद किया था। यह जहाज मेरी ने काया के परिवार के लिए डिजाइन किया था। उसके आगे भेड़ जैसा सिर बना था और लंबे समुद्री सफर के लिए उसमें जरूरी जगह भी थी। मेरी की याद में उसका नाम गोइंग मेरी रखा जाता है। लूफी जहाज देखकर बेहद खुश होता है। अब उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा, एक तलवारबाज, रास्ता समझने वाली नामी और समुद्र पार करने लायक अपना जहाज था। उसोप भी गांव छोड़कर दुनिया देखने का फैसला करता है। विदा लेते समय वह काया से वादा करता है कि एक दिन लौटकर उसे अपनी असली समुद्री यात्राओं की कहानियां सुनाएगा। काया उसे रोकती नहीं। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जाने से पहले काया उसे चूम लेती है। चारों सिर्फ विलेज से विदा लेकर खुले समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाज पर उसोप अपना बनाया हुआ पायरेट झंडा दिखाता है, लेकिन लूफी को उसमें अपने बजाय उसोप का चेहरा नजर आता है। दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं कि असली कप्तान कौन है। पीछे से नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई देता है। उसकी कमान वाइस एडमिरल गार्ड के हाथ में थी। लूफी दूरबीन से नेवी के जहाज की तरफ देखता है। सामने गार्ड को देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल जाता है कि वाइस एडमिरल गार्ड उसका दादा है। यह सुनते ही बाकी तीनों हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। यदि आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।